छोटे से घर में रहता था। लखन की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम शालिनी है। लखन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के ठेकेदार जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। लखन के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें सुमित्रा दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फल और सब्जियां उगाती थी और उन्हें गांव के बाजार में बेचा करती थी। गांव के सभी लोग सुमित्रा से ही सब्जियां और फल खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि सुमित्रा के फल और सब्जियां बाजार में सबसे ताज़ा और शुद्ध होते थे। सब्जी ले लो सब्जी फल, और सब्जी ले लो ताज़ा हरी भरी सब्जियां ले लो, सब्जी ले लो सब्जी। अरे सुमित्रा बहन, कैसी हो और कैसा चल रहा है काम? धंधा घर में सब ठीक है ना? आओ आओ भोला भैया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। आप बताओ, आप कैसे हो? और आजकल कमला काकी नहीं दिखती, कैसी हैं वो? मैं तो ठीक हूँ सुमित्रा बहन, लेकिन माँ का क्या ही बताऊं। उनके पैर में मोच आ गई है, तो डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए बोला है। इसलिए अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा बाजार आया हूँ, क्यों ना सब्जियाँ लेते चलो। अच्छा, तो ये बात है भोला भैया, तब तो काकी का थोड़ा ख्याल रखो आप। अच्छा, तो सुमित्रा बहन ये बताओ, आलू क्या भाव दिए? हमेशा की तरह RS 5 रुपए किलो भोला भैया। अच्छा ठीक है सुमित्रा बहन, 1 किलो आलू और कुछ बैंगन और टमाटर तोल दो। हाँ हाँ भोला भैया, अभी देती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा भोला को सब्जियां तोल कर देती है और बदले में उससे पैसे ले लेती है। सब्जी ले लो सब्जी फल, और सब्जी ले लो ताज़ा हरी भरी सब्जियां ले लो। लखन, अरे ओ लखन, लाल, थोड़ा जल्दी पैर चलाओ भाई, कल सुबह जल्दी ही ये माल गुलहरिया पहुंचाना है। अरे ठेकेदार जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम शाम होने से पहले पूरा माल लौट कर देंगे। अजी, मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है, खा लो। सुबह सुबह खाली पेट मत जाना काम पर। नहीं भाग्यवान, अभी देर हो रही है। ठेकेदार जी ने आज जल्दी काम पर बुलाया है, लौट कर खा लूंगा। लौट कर खा लूंगा, इसका क्या मतलब है जी? हमारे घर में एक वक्त ही तो बड़ी मुश्किल से चूल्हा जल पाता है, और उसमें भी आप खाते नहीं हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? तू चिंता मत कर सुमित्रा, भगवान पर भरोसा रख। आज एक वक्त की रोटी मिल रही है, कल को 2 वक्त की भी मिल जाएगी। हम दोनों मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर लखन वहाँ से काम के लिए चला जाता है और सुमित्रा भी फल और सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार आ जाती है। सब्जी ले लो सब्जी फल, और सब्जी ले लो ताज़ा हरी भरी सब्जियां ले लो। राम राम सुमित्रा बहन, कैसी हो? और टमाटर क्या भाव दिए? ठीक हूँ प्रिय दीदी, और टमाटर ज्यादा महंगा नहीं, बस आज दिन के 2 किलो। अच्छा ठीक है बहन, 2 किलो टमाटर और कुछ पालक और बैंगन कर दो। सुमित्रा उस महिला को सब्जियां तोल कर दे दी और उससे पैसे ले लेती है। कुछ समय बाद उसके पास अमर आता है, जो शहर में सब्जी सप्लाई का काम करता था। क्या बात है सुमित्रा, सुना है तुम गांव में सबसे अच्छी सब्जियां उगाती हो। हाँ अमर जी, बस अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले की कृपा है। देख सुमित्रा, मैं सीधी बात करता हूँ, यह सब्जियां मुझे दे दे। तुम इन्हें कितनी मेहनत से खेत से यहाँ गांव के बाजार में बेचने आती हो, और यहाँ ज्यादा दाम भी नहीं मिलता। अमर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे नियमित ग्राहक रोज मेरा इंतजार करते हैं, उन्हें मना करना मेरे लिए मुश्किल है। कृपया माफ कर दीजिए, आपको सब्जियां नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैंने तो बस तेरे भले के लिए कहा था। इतना कहकर अमर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुमित्रा दिन भर मेहनत करती और बाजार में सब्जियां बेचती। गांव वाले उसकी ताज़ा सब्जियों के दीवाने थे। जब सुमित्रा अपने खेत से सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार जा रही होती है, तभी उसके पास जमींदार हरिशंकर आता है। क्या बात है सुमित्रा, आजकल तो खूब हरी भरी सब्जियां बेचे जा रही हो। बस आप लोगों की दया और ऊपर वाले की कृपा है जमींदार जी। वो सब तो ठीक है सुमित्रा, लेकिन मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। जी जमींदार जी, कहिए क्या बात है? देख सुमित्रा, बात यह है कि अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत भी तुम्हारे खेत से काफी बड़ा है। मुझे भी तो सारे खेत की सिंचाई करवानी है। जमींदार जी, मुझे थोड़े पानी की ही तो जरूरत होती है। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। देख सुमित्रा, मैं कुछ नहीं जानता, माफ करना, अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। अरे जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, आप तो हमारे अन्नदाता हो। अगर आप ही ऐसा करोगे तो हमारा क्या होगा? सुमित्रा की लाख मिन्नतों के बाद भी जमींदार हरिशंकर उसकी एक नहीं सुनता।
क्योंकि उसने उसके भाई अमर को सब्जी देने से इनकार कर दिया था और अब वह उसका बदला ले रहा था। बेचारी सुमित्रा चुपचाप अपनी सब्जियां उठाकर दुखी मन से बाजार की ओर चल पड़ती है। वह बाजार पहुंचकर अपनी दुकान जमाकर सब्जियां बेचना शुरू ही करती है कि तभी जमींदार हरिशंकर का भाई अमर कुछ आदमियों के साथ उसके पास आता है। वह आव देखता है ना, ताव अपने आदमियों के साथ मिलकर सुमित्रा की सारी सब्जियां और फल जमीन पर बिखेर देता है। ये क्या किया आपने अमर जी? मेरी सारी सब्जियां और फल जमीन पर बिखेर दिए। अरे सुमित्रा, तुमने मुझे सब्जियां और फल देने से इनकार किया था, तो यह उसी का इनाम है। और सुन, आज के बाद यहाँ ठेला लगाने की जुर्रत मत करना, वरना तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार समेत गांव के बाहर फेंकवा दूंगा। अमर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। यही तो एकमात्र हमारा सहारा है जिससे हमारे घर चूल्हा जल पाता है। अगर आपने यह किया तो हम भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत करो। अरे तू चुपचाप यहाँ से जा रही है या नहीं? अमर सुमित्रा को बहुत खरी खोटी सुनाता है। बेचारी सुमित्रा कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप दिल में कसक ली दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ती है। क्या बात है बेटा, आज तुम खाली हाथ कैसे लौट रही हो और तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? सुमित्रा अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बातें अपनी सासू माँ को बताती है। बेड़ा गर्क हो उस अमर का, पता नहीं हम गरीबों को परेशान करके उनको क्या मिल जाएगा। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही लखन को जमींदार हरिशंकर के पास भेजती हूँ। कुछ देर बाद लखन भी घर आ जाता है। अरे क्या हुआ? सब लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों हो? लखन की माँ और सुमित्रा लखन को जमींदार हरिशंकर और उसके भाई अमर की सारी बातें बताती हैं। ये तो उन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ जी, यही तो आपके काम के अलावा एकमात्र हमारी आजीविका का सहारा था, और यह भी अगर बंद हो गया तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जमींदार जी के पास जाकर उनसे बात करता हूँ। इतना कहकर लखन जमींदार हरिशंकर के घर की ओर चल पड़ता है। आओ आओ लखन लाल, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो? कैसे आना हुआ? जमींदार जी, आपने मेरी पत्नी सुमित्रा को आपके कुएं से पानी लेने से मना क्यों कर दिया? और आपके छोटे भाई अमर ने भी उसकी सारी सब्जियां बाजार में फेंक दी थी। आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? आपको तो हमारी हालत के बारे में पता ही है साहब जी। अरे सुन लखन लाल, मैं तुम्हें कब से मुफ्त में पानी दे रहा हूँ और बदले में कुछ नहीं मांगा, और अब गर्मी अभी आ चुकी है, मुझे खुद पानी की बहुत जरूरत है। अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता। वैसे भी मैं तुम्हारा ठेका ले रखा है, क्या मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो, चले जाओ यहाँ से। हाँ भैया, इसे हमारे कुएं से बिल्कुल भी पानी मत लेने देना। इसकी बीवी ने मुझे सब्जियां देने से इनकार कर दिया था, अब देखना इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जमींदार जी ऐसा मत करो, अभी तो गर्मियां शुरू ही हुई हैं। अगर आपने हमें पानी नहीं दिया तो हमारे खेत का क्या हाल होगा? ऐसा मत करो जमींदार जी, मत करो। लखन उन दोनों भाइयों को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों लखन की एक नहीं सुनते हैं। बेचारा लखन दुखी मन से वहाँ से वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। लखन जब घर की ओर जा ही रहा होता है, तब उसके कानों में किसी की दर्द भरी आवाज पड़ती है। पानी पानी, कोई मुझे पानी दे दो। लखन पास जाकर देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा पानी के लिए चिल्ला रहा है। लखन दौड़ा दौड़ा जाकर पास ही से पानी लाता है और उस बूढ़े आदमी को पिलाता है। अरे बाबा जी, आप यहाँ कैसे गिर गए थे? लखन के पूछने पर वह बूढ़ा आदमी सारी कहानी बताता है और लखन को आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। लखन भी अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, जमींदार जी ने क्या बोला? अरे भाग्यवान, जमींदार जी ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया और बोल रहे थे कि गर्मियां आ चुकी हैं और अब हमें खुद पानी की बहुत जरूरत है, तो हरगिज पानी नहीं दे सकता। आज ही अब क्या होगा? हमारे खेत तो सूख जाएंगे, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे बेटा तुम फिक्र क्यों करती हो, हमारे खेत में जो पुराना कुआं है ना, उसे खोद लो, उसमें से पानी निकल जाएगा। वैसे तेरे पापा और मैं उस कुएं को एक दिन में खोद दिए थे। लेकिन अम्मा, उस कुएं को खुदवाने में तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा और इतने सारे पैसे अभी हैं ही कहाँ हमारे पास।
अरे भाग्यवान, तुम पैसों की क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर उस कुएं को खोद देंगे, और जब मिस्त्री खोद सकता है तो हम क्यों नहीं खोद सकते? ठीक है जी, कल सुबह ही हम दोनों मिलकर उस कुएं की खुदाई शुरू कर देंगे। अगले ही दिन सुबह लखन कुआं खोदने के लिए अपने खेत जाने को तैयार हो जाता है। भाग्यवान, जल्दी से नाश्ता लगा दो, फिर कुएं की खुदाई के लिए हम दोनों खेत पर चलेंगे। अजी, घर में थोड़े से चावलों के अलावा खाने को कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं भाग्यवान, जो भी है जल्दी से लगा दो, आज बहुत मेहनत का काम करना है। लखन रसोई में जाकर खाना खाने को बैठा ही था कि तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। कोई घर पर है क्या? लखन बाहर आकर देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो, मैं कल से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। अरे आप तो वही बूढ़े बाबा हैं ना, जो मुझे उस दिन रास्ते में प्यास से तड़पते जमीन पर गिरे हुए मिले थे। हाँ बेटा, मैं वही हूँ, और मैंने भी तुमको पहचान लिया। देखो, नियति का खेल तो देखो, आज भी मैं तुम्हारे ही घर आ पहुंचा। अरे बूढ़े बाबा, हम आपको कहाँ से खाने को दें? हमारे खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके दिन गुजर रहे हैं। वो बूढ़े बाबा लखन की स्थिति देखकर सब समझ गए और बोले, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अब मैं चलता हूँ। अरे बाबा जी रुकिए, सुनो सुमित्रा, तुमने जो चावल मेरे लिए खाने को रखे थे वो तुम बाबा जी को दे दो। अरे बेटा, अगर सारा खाना मुझे दे दोगे तो तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। अगर मैंने आपको खाली हाथ भेज दिया तो मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। आप बैठिए बाबा जी। सुनो सुमित्रा, जल्दी से बाबा जी के लिए खाना लगा दो। लखन के कहने पर सुमित्रा लखन के हिस्से का वो सारा भोजन उस बूढ़े आदमी को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तुम दोनों अभी परेशानी में हो, तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सब ठीक कर देगा। अच्छा बाबा जी, आप तो बस हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि जिस काम के लिए हम आज जा रहे हैं वो काम बस सफल हो जाए। हाँ बेटा, ऊपर वाला एक दिन तुम्हारी अवश्य सुनेगा। बस तू अपनी मेहनत जारी रख और ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। इतना कहकर वे बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। लखन और सुमित्रा भी कुएं की खुदाई के लिए खेत में पहुँच जाते हैं। देखो भाग्यवान, इस कुएं में तो एक बूंद भी पानी नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है तुमको इसमें से पानी निकलेगा? आप परेशान मत होइए जी, अगर हम सच्चे दिल और मेहनत से इसकी खुदाई करेंगे तो पानी अवश्य ही निकल आएगा। चलिए हम दोनों मिलकर इसकी खुदाई शुरू करते हैं। वे दोनों आपस में यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक मौसम ने अपनी करवट बदली। आसमान में काले बादल और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। मुझे देख रहे हो, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ भाग्यवान, ये तो सच में चमत्कार है। इस मौसम में बारिश होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, बारिश के आते ही हमारी फसलों में जान आ गई है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अभी के लिए तो बारिश आ गई, लेकिन हमें आगे का भी तो सोचना होगा। तो चलिए हम इस कुएं की खुदाई शुरू करते हैं। लखन नीचे कुएं में उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। बारिश के कारण मिट्टी गीली हो जाने से वह जल्दी ही कुएं की अधिकांश खुदाई कर देता है। कुछ ही समय बाद मिट्टी के नीचे किसी चीज के टकराने की आवाज आती है और पानी निकलने लगता है। लखन जब मिट्टी हटाकर देखता है तो उसके नीचे एक तांबे का घड़ा निकलता है और कुएं से पानी निकलता। यह देखकर तो लखन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे वो भाग्यवान, सुनती हो, देखो कुएं से पानी निकल आया है और ये देखो मुझे क्या मिला है। लखन जल्दी से उस तांबे के घड़े को कुएं से बाहर लाकर खोल कर देखता है तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के हैं भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इनसे तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, मुझे तो लगता है ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। देख सुमित्रा, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, आखिरकार उसने हमारी सुन ही ली। सुमित्रा और लखन आपस में यह सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास जमींदार हरिशंकर और उसका भाई अमर आ जाते हैं। ओए सुन लखनलाल, यह सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मेरा है, यह चुपचाप मुझे दे दे। अरे जमींदार जी, ये घड़ा तो मेरे खेत के कुएं से कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद निकला है, तो फिर ये आपका कैसे हो गया? अरे ओ लखनलाल, तू चुपचाप यह घड़ा मुझे देता है या नहीं? पुलिस को बुलाऊं क्या? जमींदार जी, मैं किसी से नहीं,
बस अपने भगवान से डरता हूं। अब आप मुझसे ज्यादा बदतमीजी मत कीजिए। अजी ये घड़ा आप इन्हें दे दीजिए, हमें तो बस पानी चाहिए था, दे दीजिए। अरे ओ अमर, ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे वो घड़ा छीन लो। जमींदार हरिशंकर और उसका भाई अमर जब लखन से वह सोने के सिक्कों वाला घड़ा छीनकर भाग रहे होते हैं तो वह घड़ा अचानक से उनके हाथ से गायब हो जाता है और उनके खेत एकदम से रेगिस्तान में बदल जाते हैं। अरे भाई ये क्या हुआ, वो घड़ा कहाँ गया और ये हमारे खेतों को क्या हुआ, एकदम से रेगिस्तान में कैसे बदल गए? वे दोनों भाई आपस में यह सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वह बूढ़ा आदमी वहाँ प्रकट हो जाता है। उस बूढ़े बाबा को देखते ही उन दोनों को सारा माजरा समझने में देर नहीं लगी। मुझे माफ कर दो, हमें माफ कर दो बाबा जी, माफ कर दो। अरे लालचियों, तुम दोनों ने मिलकर उन गरीबों को बहुत परेशान किया है। तुम्हारे कर्म माफी के लायक नहीं है। तुम दोनों ने जो कर्म किए हैं यह उसी की सजा है। हमें माफ कर दो बाबा जी, हम दौलत और लालच में अंधे हो गए थे। माफ कर दो बाबा जी, हम आगे जिंदगी में कभी लालच नहीं करेंगे और ना ही किसी गरीब को तंग करेंगे। वे दोनों भाई कसम खाते हैं कि वह अभी से बुराई का रास्ता छोड़ देंगे और आगे जिंदगी में कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। बाबा जी भी उन दोनों को माफ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों भाइयों ने लखन के साथ जो किया उसके लिए वे लखन से माफी मांगते हैं। लखन भी उन्हें माफ कर देता है और वे सब मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन व्यापम करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सहयोग और प्यार के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।